समय के पार जाती है ना। हम बहुत बार बोलते कविता समय के पार जाती है, कविता समय के पार जाती है। ये समय के पार जाना क्या है, ये संपादकीय लिखते समय मुझे समझ में आया। और मेरी उम्र 67 साल की हो गई, 3 संग्रह भी है कविताएं, बहुत सारी पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ। अभी जब मैं जहाँ से आया हूँ इस समय एक बड़ी कॉन्फ्रेंस विश्वभर को लेकर चल रही थी और मैं उसके साथ भी बातें कर रहा था कि जब यहाँ बैठा तो आप सबने कविताएं पढ़ी तो एक तरह से मैं उस पूरे वातावरण से बाहर निकल गया और मैं उन जगहों पर पहुंच गया जहाँ मैं रहना चाहता हूँ। और मैं प्रेम के बीच में रहना चाहता हूँ, मैं दर्शन के बीच में रहना चाहता हूँ, मैं समझ के बीच में रहना चाहता हूँ। कविता वो जगह है जो आपको सामान्य समय से बाहर ले जाती है और वहां ले जाते समय आपकी समझ में आता है। ये संपादकीय लिखते समय मुझे बात समझ, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा, उसमें अशोक वाजपेयी नहीं है, अशोक वाजपेयी से लेके आज तक के बहुत सारे कवि, अशोक का खुद का एक इंटरव्यू उसके अंदर है। वो एक जगह कहते हैं दूसरी किताब में कि कविता अपने समय का उत्सव मनाती है। दूसरा पद है कि कविता अपने समय का उत्सव मनाती है और उत्सव मनाते समय अपने आप को स्वायत्त करती है। अब ये बातें ऐसी हैं जो इस समय कहने की जरूरत नहीं है, बहुत आलोचनात्मक पद है, लेकिन तो मुझे लगता है कि कविता निश्चित रूप से समय के पार जाती है और अच्छी कविता आपको वहां ले जाती है जहां आप रहना चाहते हैं। जीवन की जो दारुण स्थितियां हैं, विश्व में जो नृत्य के जगह हैं, जो विस्थापन का काम है, जो मतलब कठोरतम स्थितियां, उससे बाहर कविता, इसलिए कठोरतम स्थितियों में कविता लिखी जा सकती है। जब वो लिखी जाती है तो आपको एकदम बाहर ले जाती है। ये एक मेरा रियलाइजेशन जब मैंने इस अंक में मिडिल ईस्ट के कवियों की कविताएं पढ़ी, और आप जानते हैं कि वहाँ सीरिया हो चुका, वहाँ इराक हो चुका, वहाँ पर और अभी यूक्रेन हो रहा है ना। इस पर एक आवाज मतलब इस समय यूक्रेन को लेके हमारे लेखकों और कवियों के बीच में नहीं, लेकिन यूक्रेन की जो दारुण स्थितियां हैं, यूक्रेन के कवि वहां हैं जो कविता लिख रहे हैं। वो हमारे यहाँ आए भी थे एक यूक्रेन के कवि पिछली बार प्रवासी भारतीयों में, उनकी कविता को पढ़ के मुझे समझ में आया कि यार देखो ये इतनी दारुण स्थितियां उनके देश में है, लेकिन वो उम्मीद की बात कर रहा है, वो खुशी की बात कर रहा है। और जो जिस कविता में बलराम ने कहा कि मैं अंधेरे में पहुंचा, वहां मुझे उम्मीद की किरण की संभावना दिखी। लगभग वैसी बात यूक्रेन के कवि इस समय कर रहे हैं। तो ये अनुभव मुझे यहाँ बैठे बैठे हुआ, मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूँ और आपने उम्मीद है कि मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए। दूसरी बात, जितने कवियों ने पढ़ा उनसे मेरा कोई न कोई संबंध लगातार रहा है। जैसे भाई ने कहा कि बसंत शंकर गाय बहुत ही व्यापक तरीके से और कॉन्फिडेंस से पढ़ते हैं, लेकिन वो समय भी जानता हूँ जब बसंत शंकर गाय को माइक पे आने में दिक्कत होती थी और वो बहुत ही संकोच के साथ आते थे और मैं कविता निपटा दूं ऐसा हमको लगता है। लेकिन अब जिस तरह से वो पढ़ते हैं, मेरा लंबा समय गुजरा है। उनकी पहली किताब की भूमिका भी मैंने लिखी थी, निगाहबानी में फूल उसका नाम था, और फूलों के निगाहबान के नाम से भूमिका मैंने उसमें लिखी थी। मुझे बहुत ही खुशी है कि वतन इतनी अच्छी जगह पहुंचे हैं और कविता में उनके पंच, मॉड्यूलेशन, बहुत सारी चीजें होती। वैसे ही बलराम तो क्या मित्री हैं, उनकी भी किताब की भूमिका मैंने लिखी थी और उनकी कविताओं में मैं एक बार सबसे पहले बोला भी था। तो जिस तरह का उनके यहाँ ट्रांजिशन के तरीके हैं, जो उनके यहाँ अब तो क्या दर्शन उनकी कविताओं में आ गया है, ये भी एक बात है कि आप लिखते 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 अंततः जहाँ पहुंचना चाहते हैं वो दर्शनी, और आप सारा प्रेम, सारी करुणा अंततः दर्शन की तरफ लेके जाते। और वो ये जो विनय उपाध्याय की किताब समय पर आवाज आई है, उसकी भी भूमिका मैंने लिखी है। उसमें नीरज ये बात कहते हैं कि देखो मित्रों, अंततः तो मुझे दर्शन में ही रहना था और दार्शनिक कविता ही लिखनी थी। मैंने रोमांस इसलिए डाला उसके अंदर कि रोमांस उसको थोड़ा सरल करता है और समझ सहनीय बनाता है। मेरी कविताओं में जो रोमांस है तो मुझे सहनीय बनाता है, अंततः मुझे दर्शन में रहना। और आनंद कुमार स्वामी ये बात कहते हैं कि असली बात जो है पूरे कलाओं की, वो है कि दार्शनिक जगह पर पहुंचती कि नहीं पहुंचती। बलराम की कविताओं में चीजें आप दिखती हैं और वो वहां पहुंच गए,
ये कला में ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि अब यू हैव अराइव्ड, तो नाटककारों के बारे में कहते हैं, कई बार डांसर्स के बारे में कहते हैं कि यू अराइव्ड। तो अराइव्ड होना क्या है? किशोरी अमोनकर जब कहते हैं कि मैं सुरों के पार जाना चाहती हूँ, नीरज कहते हैं कि मैं भाषा के पार जाना चाहती हूँ, रदा कहते हैं कि मैं रंगों के पार जाना चाहती हूँ। ये पार जाना जो है वो आध्यात्मिक अनुभूति है जहां पर अंततः पहुंचना है। तो आई वुड लाइक टू से दैट बलराम यू हैव अराइव्ड एंड अल्टीमेटली आगे बढ़ता है। बहुत बढ़िया। मौसमी की किताब की भूमिका है, मौसमी की किताब पे बोलने भी आया था, यही हुआ था कार्यक्रम। मौसमी ने जब पहली बार कविता पढ़ी तो मुझे थोड़ी कमजोर लगती थी, लेकिन आज जब उन्होंने पढ़ी तो मुझे वही कविता अच्छी लगी। इसका मतलब ये है कि आपकी जो समझ है लेखक के बारे में, कवि के बारे में बदलती है, और आज उन्होंने पढ़ा भी बहुत अच्छा। पिछली बार उन्होंने कहा था तो मौसमी बहुत अच्छा, उनका दूसरा संग्रह शायद आने वाला है। ये सभी हमारे विश्वविद्यालय के लोग हैं, तो उनकी थोड़ी तारीफ करना वैसे भी बनता है। मोहन कबूरिया हो या मौसमी परिवार हो, बहुत अच्छे, हमारे यहाँ बहुत अच्छा वातावरण भी है और खूब सारे लोग रचनात्मक काम कर रहे हैं। मौसमी जी की कविताएं बहुत अच्छी बनी। प्रज्ञा जी को मैं जानता हूँ, हमारे लगभग समकालीन है और उनकी बहुत सारी कविताएं हम लोग सुनते रहे हैं। ये सही है कि जो कविता मुकेश भाई कह रहे थे वो पढ़ती तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तो उनके यहाँ से भी एक डिबेट निकलती है। वो डिबेट ये है कि आप जहाँ पर, हालांकि मोहन ने कहा कि वो रूप को महत्व देते हैं, फॉर्म को महत्व देते हैं, लेकिन जहाँ आप एक्चुअली मानवीय संवेदना से संपर्क होते हैं वही कविताएं ज्यादा टच करते हैं। महेंद्र गगन से मैंने ये सीखा था। मैं महेंद्र के यहाँ बहुत सारी वैचारिक कविता, उसकी भूमिका भी लिखी थी मैंने। उसके बाद बहुत सारे विचार कविताएं भी थी और बहुत सारी अनुभव की कविताएं भी थी, और जहाँ विचार अनुभव संतुलित दृष्टि से रखता था कविता बहुत अच्छी लगती। प्रज्ञा क्या एग्जैक्टली वही बात, उनके पास में बहुत सारे विचार कविताएं हैं, लेकिन जहाँ वो मानवीय संवेदना से संपर्क करता लिखती है, जो आखिरी कविता उन्होंने पढ़ी, वहां पर वो बहुत पावरफुल कविता लगती है। और बधाई देता हूँ। और सभी मित्रों को भी जानता हूँ। अंत में बामनकर जी ने छंद का सवाल दिखाया, बहुत सारे गीतकार यहाँ बैठे हैं। विश्वरंग जी की स्थापना है कि कविता में छंद और लय एक तरह से वापसी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो दुकान की हो, लेकिन छंद की वापसी होनी चाहिए। बहुत सारे नए छंद आते हैं इसमें। और जैसे जैसे नंदकिशोर नवल का एक किताब है जो कविता के बारे में है, उसमें उन्होंने पिछले 100 साल के प्रमुख कवियों को अलग अलग आलोचना किया। तो नवल ये बताते हैं कि भारतेंदु भी गजलें लिखते थे और निराला भी गजल लिखते थे। निराला गीत तो लिखते ही थे, और जितने बड़े कवि हमारे हैं वो सारे कवि छंद भी लिखते थे और नई मतलब अतुकान कविता भी लिखते थे। छंद से कोई परहेज की आवश्यकता नहीं। छंद से सीखना, समझना, उसके रसपान करना बहुत बड़ी, मतलब इतना आपने नए नए छंद सुना। मैं चाहता था कि दोहे आप सुनाते, कि दोहे बहुत अच्छे हैं आपके पास में, तो वो भी आप सुनाते। इस तरह इन विधाओं की वापसी एक बार पुनः कविता में होनी चाहिए, और वो जो रस क्रिएट करती हैं उसके साथ साथ आप विचार कविता भी लिखें, आप अनुभव केंद्रित कविताएं भी लिखें, लेकिन छंद से परहेज जो है वो नई कविता में आया। बाद में ये कहा जाने लगा कि आज का अनुभव जो है वो एक्सप्रेशन में नहीं आता है, तो उसके लिए हमें उसके बाद निकलना पड़ता है। ठीक है, निकलिए, लेकिन लय कम से कम हमको पकड़ के रखना चाहिए। बामनकर ने बहुत अच्छे प्रेम गीत सुनाए और मुकेश भाई की स्थापना अपनी जगह पर है, तो मुझे कविताएं सारी बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है कि मैंने सबके बारे में बता भूल किया है। ममता जी तो इतनी स्थापित कवि हैं, कवियत्री हैं, हमारे सभी मंचों पर आती हैं और मतलब सिद्ध गीतकार हैं। उनके बारे में सभी को मालूम है और मुझे गीत उनके बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो कभी कभी एक फोक का टच भी उसमें लाती हैं। आज जो कुछ नज्म की स्टाइल की चीज़ें उन्होंने बनी बहुत अच्छी थी, और मुझे लगता है कि ममता जी को अब और लिखना चाहिए और थोड़े नए विषयों पर भी। उन्होंने भी एक दार्शनिक कविता पढ़ी थी जो उनकी अच्छी कविता है। सकर गाय पे मैंने बोल ही दिया था। सकर गाय हमारे खंडवा के हैं
और उनकी बहुत सारी चीज़ें मैं कविताएं पुरानी याद करता हूँ, बाद में दूसरे संग्रह की कविताएं मुझे बहुत सारी याद हैं। सगर गाय में विचारधारा आगे चल के प्रबल हुई, उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि विचारधारा भी एक तरीका है जीवन को देखने का, और उसके माध्यम से भी देखा जा सकता है। तो और भी तरीके हैं जिनके माध्यम से जीवन देखा जा सकता है। इस संपादकीय में मैंने एक विचारधारा की बात हुई तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिखी है जो शायद आपको ठीक लगे कि देखिए कि ये इतना आश्चर्यजनक है कि जितनी विचारधाराओं ने 20वीं शताब्दी में हमें डोमिनेट किया, इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, रास्ता दिखाने का अभिनय किया वगैरह वगैरह, वो सारी 19वीं शताब्दी की विचारधारा है। और 20वीं में कोई भी नई बात सिर्फ गांधी को छोड़ के कोई भी नई बात आपको देखने नहीं मिली। इसीलिए आपको आगे चलकर उन रास्तों की तलाश की जरूरत महसूस होती है जो आपको पूरे संसार को समझने में, और मुझे लगता है कि रास्ता साहित्य और कलाओं से ही जाता है। जब प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य राजनीति की मशाल है, तो मुझे अभी समझ में आता है उसका मतलब क्या है। उन्होंने इसलिए कहा होगा कि राजनीति के पिछलग्गू बनोगे तो उस भंवर जाल में डूब जाओगे जहां से बिल्कुल दुनिया दिखनी बंद है। ये सारी विचारधाराएं जो है, 5-6 विचारधाराएं जिनके बारे में कई बार बोल चुका हूँ, आप संपादकीय देखिएगा, तो पूरा पूरा आपको हाथी समझ में नहीं आता, आपको कभी सूंड समझ में आती है, कभी आपको पैर समझ में आता है, कभी आपको पेट समझ में आता है, कभी दांत समझ में आता है। पूरा हाथी समझने के लिए जो खुलापन चाहिए, वहां पर मुझे अशोक इसलिए पसंद आते हैं कि वो स्वायत्ता की बात करते हैं। और स्वायत्ता के अर्थ के बात नहीं, बहुत सारी बातें होगी, बहुत गंभीर बात हो गई, कुछ हल्की फुल्की बात भी करता है। तो खैर ये समय जो है वो असल में बहुत खुले दिमाग से देखने समझने का समय है। इसमें अंतिम बातें कह देता हूँ, और वो एक तरह से बहुत सारे कवियों की कविताओं में अब देखने मिलता है। मान लिया 20वीं शताब्दी के 4 मूल तरीके थे, क्योंकि वो मैं विश्वरंग पे आ रहा हूँ इसलिए वो बात कह देता हूँ। सबसे पहले फासिज्म ने या नाजीज्म ने हमको ये संभावना दी कि हम नई दुनिया बना लेंगे वगैरह वगैरह। 2 विश्व युद्ध हुए और 1942 में ये सिद्ध हो गया कि नाजीज्म अपने आप में कोई सॉल्यूशन नहीं। फिर पूंजीवाद सामने आया, उसने कहा कि साहब हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, पूंजी का वितरण करेंगे वगैरह। फिर बाद में मार्क्सवाद के साथ उसका एक लगातार विरोध चलता है। मार्क्सवाद ने ये प्रॉमिस किया कि साहब हम दुनिया बदल के दिखाएंगे, और 1992 में सबने देखा कि उसने कितनी दुनिया बदली। फिर साहब पूंजीवाद ने कहा कि अब तो मैं बच गया अकेला, तो अब मैं आपकी दुनिया को ठीक करके बताऊंगा। आप देखिए कि 30 साल में 1990 से लेके 2020 के बीच में वो ध्वस्त हो गए। कोई पूंजी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, केंद्रीकरण बढ़ गया, पूंजी और धन की एक साथ गठजोड़ हो गई, और राष्ट्रवाद ने बड़े जोर पर पूरे विश्व में अपनी जगह बनाई। आप इसका मतलब यह है कि जो कोऑर्डिनेट्स, जिस मशाल की बात प्रेमचंद कर रहे थे, वो रास्ता दिखाने के समय इसलिए बहुत जरूरी है कि कलाओं की वापसी हो। कलाएं कहें कि हमको अलग तरह से दुनिया में देखना। हम चित्रों के माध्यम से, हम टैगोर के मौन के बारे में बात करें, टैगोर की पेंटिंग्स के बारे में बात करें, टैगोर की अंतर्राष्ट्रीयता के बारे में बात करें, टैगोर की खुली सीमाओं के बारे में बात करें। हम श्री अरविंद की जो अतिमानव की बात है दोबारा देखिए। हम प्रकृति के साथ समन्वय गाने की बात करते हैं। आपको कोविड में किसने कोविड नहीं देखा, और किसको ये नहीं मालूम कि कोविड क्यों हुआ। यदि बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स के माध्यम से आप छेड़छाड़ करते ही चले जाएंगे, आप नए मनुष्य को बनाने के बारे में बात करेंगे, आप बायोटेक्नोलॉजिकल सेल्स को बदलने की बात करेंगे, तो वही होगा जो आपने अभी कोविड में देखा है। अब वो अवसर है जिसमें कि हमको और जोर से ये बात कहनी है कि कलाओं के बीच में समन्वय होना चाहिए, कलात्मक दृष्टि का एक अलग विकास होना चाहिए। फिलहाल जैसा कि फ्रेडरिक जेम्सन ने कहा कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं है, हमारे नक्शे गुम हो गए हैं और इन कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से देख नहीं पाते, तो नक्शों को दोबारा प्राप्त करने की जरूरत असल में विश्वरंग भी प्रयास करना चाहता है।
विश्व रंग ये चाहता है कि नक्शों को दोबारा बनाया जाए। हमारी जो समझ के नक्शे हैं, हमारी दार्शनिकता के जो नक्शे थे, और वही हमें कुमार स्वामी का दर्शन सबसे इंपॉर्टेंट था। आपके घर में ये दर्शन जो है आपके माता पिता से, आपकी परंपरा से, आपके धर्म ग्रंथों के माध्यम से, एक लंबी परंपरा के बाद उसके बाद में विचार विमर्श के माध्यम से खड़ा होता है। उस पर आप साहित्य की का आधार रखते थे। आपने उसे ध्वस्त कर दिया और अब आपको नक्शे देखने नहीं, इसलिए आप बोलते हैं दुनिया में कुहासा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे पे लौटता हूँ, वो धुंध जो है वो छाई हुई है। इसको निपटाओगे, हटाओगे तो मेरे ख्याल हम साफ दुनिया देख पाएंगे। ये मेरे पहले वक्तव्य का अंतिम ये विचारधारा में धुंध भी हो सकती है, या अपनी बुद्धि टेक्नोलॉजी की धुंध भी हो सकती है। गतियां इस तरह तेज हैं कि आपको दिखता ही नहीं कि कितनी तेजी हमारी चीजें बदल गई। बहुत सारी चीजें हैं, इस पर विषय बात करता है। अगले 5 मिनट में अब इस समय जो अवधारणाओं की बात करने की थी वो अंतिम समाप्त करता हूँ। शुरू में जब हमने 2019 में शुरू किया था तो हमें ऐसा लगता था कि हिंदी भाषा के सामने ऐसी बड़ी संभावना है कि वो वैश्विक हो सकती है, वास्तव में वैश्विक हो सकती है। और हमारे यहाँ बहुत सारी बहसें और बहुत सारी चिंताएं भाषा को लेकर हैं। अभी भी मेरा मानना है कि आप लेफ्ट हैं कि राइट है कि सेंटर है, भाषा आपसे ऊपर है, क्योंकि आप लिखते तो हिंदी में ही। आप अपने विचार रखेंगे तो उसकी कोई बनाई कभी है नहीं, लेकिन जो भी लिखते हैं आप, जो भी क्रियात्मक रचनात्मक कार्रवाई करते हैं वो तो हिंदी में ही लिखते हैं। और हिंदी भाषा पर सम्मान करना, हिंदी भाषा को लेकर बहस करना, हिंदी भाषा को लेकर विस्तार की बात करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से विश्व में अपना विस्तार करना, वर्चुअल आवासीय विश्व में जगह बनाना, उसके लिए 2019 में हमें लगा कि सबसे बड़ी जरूरत है। 3 अवधारणाएं उससे मिलती। एक, अन्य भारतीय भाषाओं के साथ भी संवाद करना चाहिए। 2, सभी बोलियों के साथ सम्मान करना चाहिए और उनका रस ग्रहण करना चाहिए। और 3, हमें विकास की दिशा पर सवाल करना शुरू करना चाहिए। तो फिर समन्वय ही, और वो हमने कोविड के पहले कहा ही था। अब कोविड के बाद में एक और बात जुड़ी है, वो ये है कि मित्रों जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है उस पर भी हमें बात करने की जरूरत है, क्योंकि वो हमारी पूरी जीवन शैली को, हमारे साहित्य को, कलाओं को, आप कंप्यूटर ग्राफिक्स के बिना पेंटिंग में क्या बात करेंगे। तो अंतर्विधायी जो डिबेट है उसको बढ़ाना चाहिए, इसलिए हमें नई दृष्टियों की जरूरत है, इसलिए एक खुलेपन की दृष्टि की जरूरत है, उसके अनुपालन से हम काम करते हैं। अभी हाल में भोपाल में आपने पुस्तक यात्रा का जिक्र किया, करीब 40 संगोष्ठियां पुस्तक यात्रा के दौरान हुई। आप में से कई लोग उसमें गए, बलराम में गए थे, प्रज्ञा में गई थी, शंगाली जी भी गए थे, कई लोग गोष्ठियों में गए। तो एक हलचल जैसी हमने साहित्य कलाओं के पक्ष में मचाने की कोशिश की है। ये संगोष्ठियों के बाद भोपाल में अब लगभग 8-10 संगोष्ठियां हो चुकी हैं। लेखक संघ ने अपनी कहानी संगोष्ठी की थी, बाद में स्पंदन ने 2 कहानी संगोष्ठियां की, गीत गजल पर उर्दू वालों ने भी एक बड़ी गोष्ठी की थी, उसमें हम लोग गए थे। अब ये संगोष्ठी हो रही है पुस्तक यात्रा के जस्ट बाद, जनकारों की एक संगोष्ठी हमारे यहाँ स्कोप में हुई थी। तो सभी विधाओं को छूते हुए लगभग 10 से 12 संगोष्ठियां भोपाल में भी हो रही थी, और लेखक संघ की भी एक संगोष्ठी है जो कविता पर क्रांतिक संगोष्ठी है, और उसके बाद में स्पंदन की भी एक और संगोष्ठी है, फिर महिला संघ की भी एक संगोष्ठी है। तो ये सारे लोगों को संवाद बनाना, एक तरह से साथ में लाना और बातचीत करना, इसका लक्ष्य। इसके समानांतर कुछ वैचारिक सत्र भी हो रहे हैं, जैसे कि नाट्यशास्त्र पर पहली संगोष्ठी हमने विश्वविद्यालय में की और उसमें बहुत सारे लोग आए। पेंटिंग पर एक बड़ी बातचीत कलाओं पर हुई, जो कलाओं का निकाला गया। अभी बहुत सारे मोनोग्राफ्स भी पब्लिश हो रहे हैं जो आपको देखने मिलेंगे। अभी जब मैं आया हूँ तो वो अनुवाद पर एक बड़ी संगोष्ठी हो रही है, और भाषा में क्या इनोवेशंस हो रहे हैं उस पर भी एक संगोष्ठी होगी। तो ऐसे वैचारिक कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, रचनात्मक संगोष्ठियां हो रही हैं, और तीसरी बात 1 नवंबर से वैश्विक परिदृश्य में भी 50 देशों में अलग अलग सम्मेलन हो रहे हैं। उदाहरण के लिए यूके का सम्मेलन अभी 5 तारीख से शुरू होगा,
और 5 से 10 के बीच में 4 दिन तक यूके में अलग अलग हिंदी पर केंद्रित कविता पाठ वगैरह भी है, कहानी पाठ भी है, तो विचार सत्र भी है। तो हम सुनना चाहते हैं कि अंततः क्या क्या आवाज है हिंदी को लेकर पूरे विश्व में। वो जापानी व्यक्ति आए थे अभी पिछले कॉन्फ्रेंस में, विदोकामी नाम है उनका। विदोकामी ने कहा कि भाई साहब मैं ओसाका से अभी लौटा हूँ, आपके इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के अध्यक्ष जी यहाँ पर आए थे, तो मेरी सरकार ने कहा कि आप उनसे उनका परिचय दे दीजिएगा, बातचीत करिएगा। तो मैं गया वहाँ पर। आप देख रहे हैं कि मैं तो हिंदी में ही बोलता हूँ और मैंने पूरी बात वहाँ हिंदी में करी, उनका स्वागत भी किया, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने अंग्रेजी में मुझसे बातचीत। जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के अध्यक्ष हैं उन्होंने हिंदी में अंग्रेजी में मुझसे बात की, तो आप लोगों में अंग्रेजी का भूत उतरता क्यों नहीं आपको? हाइंस वेस्लर स्वीडन के हैं, तो वो भी आए थे, आप लोग भी थे उसमें। हाइंस वेस्लर ने ये कहा, तो स्वीडन के हैं, हिंदी इंडोलॉजिस्ट हैं, बड़े हिंदी के काम करने वाले हैं। तो उन्होंने ये कहा कि साहब आप लोग बोलते ज्यादा हैं, माफ कीजिए, आप लोग खूब सारा बोलते हैं, लेकिन आप चीन को देखिए, वो अपनी भाषा के लिए वास्तविक प्रचार प्रसार का काम करता है। विदोकामी ने भी कहा कि आपके सारे सोर्सेस, वो बुद्धिस्ट सोर्सेस, आपके ग्रंथिक सोर्सेस चीन ने हाईजैक कर लिए हैं, वो अपनी भाषा में और अपने तरीके से उनको बुद्धिस्ट देशों में प्रचार करा रहा है। सर हमारे सारे बुद्धिजीविता का मतलब क्या है? हम यदि हम इन चुनौतियों को नहीं समझते, इन चुनौतियों को रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो हमें नेक्स्ट लेवल की लड़ाई अभी तो शुरू ही नहीं हुई है। एक तरह वो पूरी लड़ाई आबादी विश्व में चल रही है। तो हाइंस वेस्लर का मैंने कहा, एक बार यूटा ऑस्टिन पिछली बार आई थी, तो उन्होंने भी यही कहा, ये सारे विदेशी जो हैं हिंदी को कैसे देखते हैं। और एक वो हाइंस वेस्लर ने कहा कि मैं भैया मैं हिंदी का ही आदमी हूँ, आप मुझे हिंदी का आदमी मानो, लेकिन आप उतना काम तो करो। अभी तो मैं पठन पाठन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बहुत ही अलग तरह की बात है। तो ये कुछ अवधारणा है, इसमें अब चौथी बातें जुड़ी है। और युद्ध और विस्थापन को इस बार हम लोगों ने केंद्र में रखा है कि युद्ध और विस्थापन के बहुत सारे तरीके हैं, उसका जवाब सिर्फ प्रेम और करुणा है। इसलिए आपने प्रेम गीत को समाप्त किया, जो बहुत ही अच्छी बात थी, और प्रेम और करुणा जो है उसका जवाब वही निकला। कुछ लोग कहते हैं कि शौर्य इसका ही जवाब है, तब शौर्य इसलिए अच्छी बात है, हमें शौर्य की जरूरत पड़ती है, लेकिन व्यापक रूप से जो आधारभूत सिद्धांत है उसका अक्सर प्रेम करना की जरूरत है। तो ये हो रहे हैं। अब एक आखिरी बात सुनना है, ये विश्व का इन्विटेशन कार्ड बन गया है, ये अभी 7 तारीख को रिलीज होगा। आप सबके यहाँ ये बाई पोस्ट भेजा गया है, मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ संग्रहालय से प्राप्त कर सकते हैं। 7 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि हम लोग ये इसका प्रोग्राम शेड्यूल है, और प्रोग्राम शेड्यूल में आप देखेंगे कि लगभग 100 सत्र। मुझे खुशी है कि मैं राजेंद्र राज के यहाँ इसको रिलीज कर रहा हूँ। जनता की बात है कि दुष्यंत संग्रहालय में ही रिलीज हो रहा है, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 तारीख को होगी। तो इसमें आप देखेंगे कि लगभग 100 सत्र हैं, वैचारिक सत्र भी हैं, पुस्तक लेखक से मिलिए सत्र भी हैं, युवाओं के लिए शाम के एंटरटेनमेंट के सत्र भी हैं, गीत गजल उर्दू को समेटते हुए एक मुशायरा भी है, बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा है। शुरुआती 3 दिनों में कला के सत्र हैं, जिसमें कि कौशिकी चक्रवर्ती से शुरू करेंगे गायन से, और उसके बाद में पूर्वा नरेश का भी प्ले उसके बीच में। तो लगभग जो सब कुछ अच्छा हो सकता है अपने देश में वो सब है, और खूब सारा विचार सत्र भी है। लगभग 1000 लोगों के आने की संभावना है, और आर्टिस्ट पार्टिसिपेशन करीब 200-250 आर्टिस्ट उसमें हिस्सा लेंगे। एक ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर सेपरेट सेशन किया जा रहा है, और एक सेशन एक सेपरेट साइडलाइंस में बच्चों के ऊपर एक बड़ा सम्मेलन भी हो रहा है। तो इस तरह बच्चे भी हैं, ट्राइबल भी है, कम्युनिटी भी है, सारी भाषाओं के बारे में बातचीत है।
तो एक फॉर्मल इन्विटेशन ये है जो खाली उद्घाटन सत्र की बात करता है, और एक ये प्रोग्राम शेड्यूल है, इसको मिला के कार्ड बनता है और ये आप तक भेज दिया गया है। यदि किसी को नहीं मिलता है तो वो यहाँ पर आकर ले सकते। हालांकि मैं समय भी लिया, फिर भी एक कविता आपको सुनाऊंगा जरूर। 8 बजा है अभी। तो ये वो कविता है जो मैं अक्सर नहीं सुनाता, मतलब अभी तक ज्यादा नहीं सुनाई, छोटी कविताएं सुनाता हूँ, थोड़ी सी बड़ी कविता है, लेकिन हम प्रवासियों की बात करते हैं, हमारे बच्चे भी बाहर चले जाते हैं, हमारे बच्चे लंबे समय तक बाहर रहते हैं, और उस समय उनके माता पिता, उनकी मनस्थिति और एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें कि बच्चों को बाहर जाना है, और एक बहुत बड़ी मशीन है जिसमें कि उनको डाला जा रहा है। तो इसका नाम है अनिवासी। अनिवासी जो बाहर जाते हैं वो अनिवासी हैं कि जो अनिवासी शहर की उस अभ्रांत बस्ती के विशाल अहाते वाले मकान में सिर्फ गर्मियों में आती है बहार। शहर की उस अभ्रांत बस्ती के विशाल अहाते वाले मकान में सिर्फ गर्मियों में आती है बहार। कैलेंडर के महीने और दिन न जाने किस जादू से सिमट कर तब्दील हो जाते हैं सिर्फ एक दिन में, जिस पर चुंबक की तरह चिपकती है उनकी आंख, जिस पर चुंबक की तरह चिपकती है उनकी आंख। महीनों पहले से करते हैं वे इस दिन का इंतजार, और आने पर वो दिन सुबह तेज तेज कदमों से टहलने के बाद वो पहनता है अपनी सबसे अच्छी कमीज और पत्नी अपनी सबसे खुशनुमा साड़ी। वे पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर जहां आएंगे आज उनके बच्चे अनिवासी। वे पहुंचते हैं एयरपोर्ट पर जहां आएंगे आज उनके बच्चे अनिवासी। आती हुई हर उड़ान के साथ बढ़ती है उनके दिल की धड़कन, और टर्मिनल पर पहुंचते ही उस विशाल हवाई जहाज के वे लेते हैं चैन की सांस। निहारते हैं लाउंज से उभरती बाल लहराती अपनी बेटी को, और सामान से लदे अपने पुत्र को, इस सजग आशंका के साथ कि कहीं वे बदल तो नहीं गए इतने वर्षों में, ढूंढते उनमें पश्चिम में बिताए दिनों के साथ आए बदलाव के चिन्ह। पर मुस्कुराते हैं बच्चे वैसे ही अपनी जीन्स जैकेट और टी शर्ट के पीछे से, गले लगते हैं उसी उष्मा के साथ, बिखेरते हैं वही सुगंध बचपन की। अब उस विशाल अहाते वाले मकान में बिखरती है खुशी चारों ओर। चलते हैं किस्से विदेशों के और सुने जाते हैं कहा कहे को। देर रात तक बनी रहती है आवाजाही, खिड़कियों से आती है नए नए पकवानों की सुगंध। बुलाया जा सकता है आपको भी बनाने अपनी खुशी में साझेदार, और तब आप देखते हैं कि माइक्रोवेव में गर्म किए गए ठंडे खाने से कितना स्वादिष्ट है माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना। और तब आप देखते हैं कि माइक्रोवेव में गर्म किए ठंडे खाने से कितना स्वादिष्ट है माँ के हाथ का गर्मा गर्म खाना। कि ठंडे सीजन भरे विदेश से कितना अधिक प्रसन्न था धूप में खिलखिलाता हमारा देश। कि घर भर में बिखरे सामान और अस्त-व्यस्त पड़े रसोई घर से कैसे झांकता था जीवन। कि ठंडे सीलन भरे विदेश से कितना अधिक पसंद था धूप में खिलखिलाता हमारा देश। कि घर भर में बिखरे सामान और अस्त व्यस्त पड़े रसोई घर से कैसे झांकता था जीवन। तब एक रात जब सो रहा होगा था पूरा परिवार एक ही छत के नीचे, अद्भुत शांति और सुखद संतोष के साथ, तब दोहराते थे वे बच्चों के बचपन के किस्से, उनकी स्कूली सफलता की कहानियां और IIT में प्रवेश की कथा। अचानक धीरे से पूछती थी पत्नी, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि रश्मि और अजय वापस लौट आए यहाँ अपने पास और हम लोग रहें हर बार एक बार फिर साथ साथ पहले की तरह।
आखिर तुमने भी तो छोड़ दी थी विदेश की नौकरी अम्मा के साथ रहने के लिए। अब पैसे वैसे का क्या, जीने के लिए बहुत है हमारे पास। कुछ देर चुप रहने के बाद वो कहता है, बात पैसे की उतनी नहीं नीता जितनी सफलता की थी। बात पैसे की उतनी नहीं नीता जितनी सफलता की थी। अवसर ही कहाँ थे हमारे समय में इतना आगे बढ़ने के। आखिर हमने ही तो बताया था उन्हें विदेश जाने का रास्ता। देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं बच्चे हमारे, उनके सुख में ही तो है हमारे सुख। पत्नी मुंह छुपाती है तकिए में, पत्नी मुंह छुपाती है तकिए में और रोती है। वो कहती है, वो कहता है, अच्छा रो मत, मैं अजय से बात करूंगा। पत्नी मुंह छुपाती है तकिए में और रोती है। वो कहता है, अच्छा रो मत, मैं अजय से बात करूंगा। उसे मालूम है वो अजय से कभी बात नहीं कर पाएगा। अगला 1 महीना गुजरेगा, देश भर में रिश्ते निभाते, घूमते कुछ दर्शनीय स्थलों पर, खरीदते ढेर सारा सामान, देश विदेश के किस्से सुनते सुनाते। और तब आ ही जाएगा वो दिन जब उन्हें जाना होगा। नीता बनाएगी देशी मिठाइयाँ और नमकीन, लगेगी कई तरह के अचार और मसाले, सहेजेगी उनका सामान कि छूट न जाए कुछ हड़बड़ी में। खुद को रखेगी मसरूफ कि टूट न जाए प्रसन्नता का ऊपरी आवरण, तो बहने लगे आंसू उसके पीछे से। एक बार फिर वे जाएंगे एयरपोर्ट अपनी बड़ी गाड़ी में। रास्ते में लगभग चुप उन्हें उदास देख गले लगाएगा अजय माँ को और कहेगा, इसमें उदासी की क्या बात, आना आप और पापा भी वहीं कैलिफोर्निया में, बड़ा घर है हमारा और सजाया भी है हमने उसे बहुत सुंदरता से, रहना जब चाहे मन आपका। तो धीमे से मुस्कुराएंगे और रहेंगे यहाँ से दूर से। सामान वाले काउंटर पर खड़े रश्मि और अजय को, और हालांकि बोर्डिंग पास लेने के बाद बच्चों को होना ही होगा गुम सुरक्षा जांच की लंबी कतार में। खड़े रहेंगे वे लाउंज में करते उड़ान के जाने का इंतजार। उस बड़े हवाई जहाज के साथ साथ उड़ेगा उनका भी मन। लपक कर छूने को होगा आकाश कि जाने कब आ गिरेगा धरती पर। वो धीरे से कहेगा, चलो नीता घर चलें, और थोड़ी दूरी हासिल करेगा उससे कि कहीं देख न ले वो उसकी आंखें दब दब। उस बड़े हवाई जहाज के साथ साथ उड़ेगा उनका भी मन। लपक कर छूने को होगा आकाश कि जाने कब आ गिरेगा धरती पर। वो धीरे से कहेगा, चलो नीता घर चलें, और थोड़ी दूरी हासिल करेगा उससे कहीं देख न ले वो उसकी आंखें दब दब। घर पहुंचेंगे वे निढाल जैसे छोड़ आए हों शरीर का एक हिस्सा पीछे, और करेंगे अब अगली गर्मियों का इंतजार, जब फिर लौटेंगे जीवन और खुशी उनके जीवन में, उनके घर में। तब तक रहेंगे वे अक्सर बंद रहने वाले उस विशाल अहाते वाले मकान में अनिवासी। धन्यवाद मित्रों। तो ये लंबी कविता थी, मुझे भावुक करती है, अक्सर पढ़ता नहीं। आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। कृपया विश्राम का ध्यान रखें, जरूर आए। 14 से लेकर 20 तक, 14 से 16 रविंद्र भवन में और 17 से 20 मिनटों में। धन्यवाद। आदरणीय राजुलकर राज जी आए और औपचारिक आज के इस भावुक कर देने वाली कविता के साथ समापन हुआ है। राजुलकर जी आभार। इस महत्वपूर्ण कविता के बाद बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता है। सचमुच किस तरह से संबंध, किस तरह से भावनाएं हैं, कोई पीढ़ियों की बात या समय किस तरह से बदल देता है चीजों को। ये आज के इस आयोजन की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है ये कविता। और सिर्फ ये कविता ही नहीं, आज तो सचमुच एक अद्भुत अवसर था यहाँ। और मैं चाहता तो ये था कि संरक्षक के नाते आलोक भैया आभार व्यक्त करते